हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये, है ना। और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर भी है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। और इस चैप्टर की एक खासियत है कि जब आप 11th में जाएंगे, है ना, मैथ्स जब आप 11th में लेंगे, उस टाइम पे आपको ये चैप्टर दोबारा से देखने को मिलेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से। और वहां पे उस चैप्टर को आप और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज हम क्या क्या लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। आज हम सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर सीक्वेंसेस, ठीक है। उसके बाद हम सीक्वेंसेस से देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या होती है और कैसे निकाली जाती है, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। मैंने आपको दो पैटर्न्स दे रखे हैं, है ना। मैंने आपको चार नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, 2, 4, 6, 8। मैं कह रहा हूँ प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर मेरे को बताओ। तो आप बोलोगे भैया हमने बचपन में पढ़ा था। हम पूछेंगे बचपन में तुम पढ़ते भी थे, आप कहोगे भैया हाँ पढ़ते थे। हमने कहा बताओ क्या पढ़ा था। तो आप बताएंगे कि हमने बचपन में टू का टेबल पढ़ा था। हमने कहा वाह भैया बहुत बढ़िया बात है, टू का टेबल सुनाओ बाबू। तो आप बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो आप बोलोगे भैया नेक्स्ट टर्म इसकी आ जाएगी 10। तो मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया, है ना, नेक्स्ट टर्म इसकी 10 ही आएगी। अच्छा, और देखते हैं थोड़ा सा। ये बताओ जरा, क्या आप इस पैटर्न की नेक्स्ट नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हो? तो मेरे को बताओ, आपने बचपन में पढ़ाई करी थी? बिल्कुल करी होगी, है ना। तो आपने बचपन में स्क्वायर पढ़े होंगे, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगला जो नंबर होगा 5 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा ना मेरे भाई। तो ये एक पैटर्न है ना। देखो पहले 1 का स्क्वायर आया, फिर 2 का स्क्वायर आया, फिर 3 का स्क्वायर आया, तो फिर 4 का स्क्वायर आया, तो अगला 25 यानी कि 5 का स्क्वायर आएगा, है ना, 5 का स्क्वायर आएगा। अब जैसे यही है, यहाँ पे 2 into 1 आया, फिर अगले में 2 into 2 आया, फिर अगले में 2 into 3 आया, फिर 2 into 4 आया, है ना। तो 2 into 4 के बाद क्या आएगा? 2 into 5 आएगा ना। इस तरीके से पैटर्न है, और इसी पैटर्न को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इसी पैटर्न को हम स्टडी करेंगे। ओके, सो व्हाट इज अ सीक्वेंस, है ना। पैटर्न है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, है ना। ज्यादा अंग्रेजी हो गई एकदम से। इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। मतलब देखो, ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, लिस्ट ऑफ नंबर्स ही तो है भैया, नंबर्स की लिस्ट बना दी हमने। अब वो कह रहा है ऑर्डर में होने चाहिए। ऑर्डर में क्यों होने चाहिए? बिकॉज दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल। देखो अब रूल हमने क्या बनाया है कि टू का टेबल हमने सीधा सीधा लिख दिया है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 4 3 जा 6 8 और 10, ये हमने टू का टेबल लिख दिया है। अब यहाँ पे टू के टेबल को हमने एक पैटर्न में अरेंज कर रखा है। अब यहीं पे अगर मैं 4 8 2 10 और 6 लिख देता तो ये सेंस नहीं बनाता ना, फिर ये टू के टेबल वाली बात नहीं बन जाती इसमें। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जो सीक्वेंस आपका होता है ना, उसमें दो चीजें होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट होगी और अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स होगी। और अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स होगी तो आप आराम से देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि वो ऑर्डर्ड लिस्ट ही होगी, है ना। क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट तभी हो सकती है जब आपके रूल्स डिफाइंड ना हो। रूल्स डिफाइंड है तो लिस्ट ऑर्डर्ड ही होगी। सो सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको एक और सीक्वेंस लिख के दे दी है, 6 12 18 24 30। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। तो आप कहोगे तो नेक्स्ट नंबर कैसे प्रेडिक्ट करना है? पिछले कुछ नंबर्स को ऑब्जर्व करके हम नेक्स्ट नंबर को प्रेडिक्ट करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो देखो जरा, 6 का टेबल सुनाओ बाबू। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा ना। समझे मेरी बात को? तो ये जो है, ये एक सीक्वेंस का एग्जांपल है, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिनको हमने एक सर्टेन रूल में अरेंज कर दिया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। अब जो मैंने आपको ये सीक्वेंस लिख के दिखाई, 2 4 6 8 10, या एनी सीक्वेंस, किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो उसमें टर्म क्या होता है? टर्म इज ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ सीक्वेंस अरेंज्ड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। तो ये जो हमने सीक्वेंस है ना, उसका इंडिविजुअल एलिमेंट, ये ये
ये और ये, इसे हम टर्म बोलते हैं भाई। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टर्म। और टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं T1, इसको हम बोलते हैं T2, हाँ, पहली टर्म। दूसरी टर्म, थर्ड टर्म को बोलेंगे T3, फोर्थ टर्म को बोलेंगे T4 और फिफ्थ टर्म को बोलेंगे T5। अच्छा, जरूरी नहीं है हम इसे टी से ही रिप्रेजेंट करें। अब देखो, मैथमेटिक्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी तरीके से, है ना? मैथमेटिक्स इज फेमस फॉर रिप्रेजेंटिंग थिंग्स इन अ वियर्ड मैनर इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक्चुअली नॉट वियर्ड, वेरी मीनिंगफुल, बट दे आर इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो T1 को A1 से भी, A1, A2, A3, A4 और A5, है ना? इस तरीके से जो है इन चीजों को ना, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो है सीक्वेंस के, उनको हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है? अब मेरे को बताओ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है? अब देखो, ये जैसे मैंने आपको टर्म बता दी, 2, 4, 6, 8, 10। अब मैं इससे बोलूं कि आप अगली टर्म प्रेडिक्ट करो, तो आप कर दोगे। अब मैं बोलूं कि 100th टर्म प्रेडिक्ट करो इसकी जरा, 100 टर्म प्रेडिक्ट करो, कैसे करोगे? वो आप नहीं कर पाओगे ना। तो अगर मान लो मैं एक फॉर्मूला ऐसा बना दूं, देखो यहाँ पे इसकी जो सीक्वेंसिंग होगी, जैसे 2 है ना, तो 2 को हम A1 बोलेंगे, है ना? A1 को हम 2 बोलेंगे, A2 को हम 4 बोलेंगे, A3 को हम 6 बोलेंगे, A4 को हम 8 बोलेंगे और A5 को हम 10 बोलेंगे, है ना? इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। बट अब यहाँ पे देखो, n मतलब यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पे 2 आ रहा है। फर्स्ट term of this sequence is 2, second term is 4, third term is 6, fourth term is 8 and fifth term is 10 and so on। ठीक है? अब मैं बोलूं 100 टर्म कैसे निकालोगे? तो अगर मैं एक ऐसा फॉर्मूला निकाल दूं, है ना? अगर मैं एक ऐसा फॉर्मूला निकाल दूं जो n पे डिपेंड कर रहा हो, तो फिर मैं उस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू डालूंगा और n बराबर 100 में मुझे 100 टर्म मिल जाएगी, है ना? फर्स्ट टर्म पे n की वैल्यू 1 है, सेकंड टर्म पे n की वैल्यू 2 है, तो 100 टर्म पे n की वैल्यू 100 आ जाएगी। अगर हम एक ऐसा जनरल फॉर्मूला निकाल ले, एक ऐसा जनरल टर्म निकाल ले सीक्वेंस का, जहां पे वो n के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो सीधा हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी कि n की वैल्यू डाल दो और आंसर आपको मिल जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर एक टर्म ने ना 2 से मल्टीप्लाई हो जा रही है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। मतलब 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। अगर मैं बोल दूं कि कोई भी जनरल टर्म, यानी कि कोई भी nth टर्म आपको 2 को n से मल्टीप्लाई करने पे मिल जा रही है। अगर मैं ऐसा बोल दूं और मैं इससे बोलूं कि जरा पहले अब मेरे को पांचवी टर्म बताओ इसकी, तो आप बोलोगे A5 कितनी आएगी भैया? 2 और n की जगह 5 डाल दिया तो 10 आ गई। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार, पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म ये रही, चौथी टर्म ये रही और पांचवी टर्म ये आ गई हमारे पास 10, है ना? अब मैं आपसे बोलूं कि अब मेरे को 100 टर्म जरा बताओ, 100 टर्म कितनी आएगी? तो आप सिंपल बोल दोगे 100 टर्म आ जाएगी आपकी 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, जो कि आपकी बन जाएगी 200। तो कुछ इस तरीके से जो है हम सीक्वेंस की nth टर्म देखते हैं। बेसिकली nth टर्म क्या है? nth टर्म एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि n के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जहां पे आप n की कोई भी वैल्यू डाल के यू कैन फाइंड आउट एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इट इज आल्सो नोन एज द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है? अब देखो, मैंने आपको दो टर्म बता रखी है, अब इनका मेरे को आप जनरल टर्म निकाल के बताओ, ठीक है? तो पहली जो मैंने आपको बता रखी है वो है 3, 6, 9, 12, 15। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 3, 6, 9, 12, 15। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, n की वैल्यू 1 पे, है ना? फॉर n इक्वल्स टू 1, आपके पास पहली टर्म क्या आ रही है? A1 इक्वल्स टू 3, राइट? फॉर n इक्वल्स टू 2, आपकी दूसरी टर्म क्या आ रही है? A2 इक्वल्स टू 6। फॉर n इक्वल्स टू 3, आपकी तीसरी टर्म क्या आ रही है? A3 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न डेवलप होता हुआ दिख रहा है ना? पैटर्न क्या है? हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पहली टर्म 3 आ गई। हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास पहली टर्म 6 आ गई। हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास पहली टर्म 9 आ गई, है ना? यानी कि अगर मैं 3 को n से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास nth टर्म आ जाएगी ना यार। तो यहाँ पे जो आपका an है वो आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई n। अब अगर मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं ना, मान लो मैं आपसे पूछ लिया कि इस सीक्वेंस में मुझे जरा 500 टर्म बता दो, है ना? तो 500 टर्म जब मैं आपको बताऊंगा तो आप गिनने तो बैठोगे नहीं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 3 10 जो 30 होता है, 10 के आगे तो आपने टेबल सीखा नहीं है 3 का। तो n की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि 500 टर्म बताओ मुझे इसकी, तो आप सिंपल फॉर्मूला में डालोगे ए 500 इक्वल्स टू 3 इंटू 500, और 3 इंटू 500 तो आपका बचपन से 1500 होता है ना मेरे भाई।
3 into 500 तो बचपन से 1500 होता है। तो ये तरीका है आपका जनरल टर्म को यूज करके एक सीक्वेंस की किसी भी टर्म को निकालने का। समझे बात को? अच्छा, चलो और दूसरा भी आपको एक बता रखा था, 1 1 2 3 5 है ना? 1 1 2 3 5। तो देखो जरा, यहाँ पे आपको दे रखा है 1 1 2 3 5। जरा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ठीक है? इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि ये टू क्या आ रहा है, टू कहाँ से आ रहा है? टू आ रहा है 1 + 1 करके। आपने कहा हाँ भैया एकदम समझ में आ गई मेरे को बात। अब मेरे को बताओ थ्री कहाँ से आ रहा है? तो थ्री आ रहा है आपका 2 + 1 करके। हमें कहा फाइव कैसे आ रहा है? तो फाइव आ रहा है आपका 3 + 5 करके। राइट? बेसिकली हो क्या रहा है कि पिछली दो टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास अगली की टर्म आ रही है ना? पिछली दो टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। अब आपको जैसे ये वाली टर्म निकालनी है तो इसकी पिछली दो टर्म्स आप ऐड कर दे रहे हो तो आपके पास, जैसे मान लो आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप क्या कर रहे हो, आप थर्ड टर्म और आप सेकंड टर्म ऐड कर दे रहे हो, है ना? फोर्थ टर्म निकालनी है, थ्री अगर आपको निकालना है तो आप टू और वन को ऐड कर दे रहे हो, यही तो आप कर रहे हो। तो भैया यहां से आपको समझ में आ गया कि ए एन की वैल्यू हो जाएगी ए एन -1 प्लस ए एन -2। बट अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी फर्स्ट टर्म निकालो जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी फर्स्ट टर्म निकालो तो आप यहाँ पे लिखोगे a1 इक्वल्स टू ए, और n की वैल्यू तो 1 है तो a-1 और a-2। तो टर्म्स तो नेगेटिव नहीं होती ना भाई, टर्म्स आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सीक्वेंस, दे आर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस। एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस वो नेगेटिव नहीं होते भाई। या तो पहली टर्म होगी या तो दूसरी टर्म होगी, माइनस फर्स्ट टर्म नहीं हो सकती ना, या माइनस सेकंड टर्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए वन को हम वन मान लेंगे, ठीक है? ए वन को वन क्या मान लेंगे, दे ही रखा है सीक्वेंस में, तो ए वन को भी वन मान लेंगे और ए टू को भी क्या मान लेंगे, ए टू को मान लेंगे हम टू। और एन जो है आपका स्टार्ट हो रहा है थ्री से, ठीक है? और थ्री से स्टार्ट होकर के ये आगे तक जा रहा है, 3 4 5 से। और भाई ये जो है ना, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीक्वेंस एंड इट इज नोन एज द फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, ओलंपियाड्स वगैरह में बहुत डिस्कशन होता है इसका। तो दिस इज नोन एज फिबोनाची सीरीज। तो अब आपको ये समझ में आ कि भैया सीक्वेंस जो है ना बहुत आसान खेला है ना? जनरल टर्म जो है बहुत आसान खेला है, लेकिन इतना आसान खेला नहीं है कि बस थ्री का टेबल सुनाओ, टू का टेबल सुनाओ, इतना भी आसान नहीं है ना। थोड़ा सा आपको आंख खोल करके रहना पड़ेगा, और जितना आंख खोल करके आप रहोगे उतना फायदे में रहोगे, है ना? अरे सोते टाइम भी एक आंख खुली रहनी चाहिए भाई, कुछ नहीं पता आज टाइम का। तो अब हम चलते हैं प्रोग्रेशन के ऊपर। प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉ। सीक्वेंस दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉ। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो दो टर्म्स हमने डिस्कस कर ली, दो सीक्वेंस हमने डिस्कस कर ली, मैं एक और सीक्वेंस आपके पास लेके आ रहा हूँ। मैं लेके आ रहा हूँ 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब मुझे ये बताओ, इसकी मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे जनरल टर्म बता दो जरा। जनरल टर्म इसकी क्या आएगी? तो आप कहोगे भैया यहाँ पे हमें कोई पैटर्न तो बनता नहीं दिख रहा, है ना? तो यहाँ पे कुछ लोग स्मार्ट बनने की भी कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे कि भैया फाइव तो आ रहा है, 3 + 2 तो ये फिबोनाची सीरीज नहीं हो गई। हमने कहा नहीं भैया, एक ही जगह पे आपको अप्लाई करके नहीं देखना होता, वो हर जगह के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है? तो ये फिबोनाची सीरीज नहीं हुई। दिस इज द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है? दिस इज द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स की जो सीक्वेंस होती है उसका कोई जनरल टर्म नहीं होता। प्राइम नंबर्स की जो सीक्वेंस होती है उसका कोई जनरल टर्म नहीं होता। और इसलिए भाई हम यहाँ पे एक जनरल टर्म नहीं बना सकते, ठीक है? हम यहाँ पे एक जनरल टर्म नहीं बना सकते, और इसलिए हम ऐसी सीक्वेंसेस को अलग करते हैं जहां पे हम जनरल टर्म के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं हम प्रोग्रेशन, ठीक है? प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉ, ठीक है? जैसे आपने, मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था ना, ये वाला 3 6 9 12 15, this progression, this was a sequence and it was following a specific mathematical law कि तीन से मल्टीप्लाई करते जाओ 1 2 3 को तो आपकी बनती चली जाएगी सीक्वेंस। सो ये एक मैथमेटिकल लॉ को फॉलो कर रहा था, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेशन। इसको भी हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। समझे मेरी बात को?
So that is what a progression is. Progression is a sequence that follows a specific mathematical law. और वो मैथमेटिकल लॉ क्या फॉलो कर रहा था वहां पे, वो फॉलो कर रहा था an इक्वल्स टू 3n। इस मैथमेटिकल लॉ को फॉलो कर रहा था। इस तरीके के मैथमेटिकल लॉस को जो फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस सॉरी, प्रोग्रेशन। तो अब ये प्रोग्रेशन भी काफी टाइप्स के होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रेशंस होते हैं। बट इस चैप्टर में हम खाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ेंगे बिकॉज हमारे सिलेबस में खाली यही है। हालांकि आगे चल के जब आप 11वीं कक्षा में जाएंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम और डिटेल में पढ़ेंगे और खाली वहीं तक हम नहीं रुकेंगे। हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे, हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे, हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे और बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे। बट दैट इज रिजर्व फॉर योर हायर क्लासेस। इस क्लास में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास में आपको सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ करके अपना कहानी खत्म कर देनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि प्रोग्रेशन क्या होती है। इट इज अ सीक्वेंस दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉ। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजों को आप मिस कर दोगे ना तो फिर आप चैप्टर को हवा में उड़ाते चले जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। और एक बार को ना आप एल्जेब्रिकली बहुत बढ़िया हो सकती हो। यू कैन बी एक्सीलेंट एट एल्जेब्रा एंड यू कैन स्टिल बी बैड एट मैथमेटिक्स। Because as much as mathematics is about the manipulation of algebra and as much as it is about the manipulation of arithmetic, you need to actually understand the definition, the rigorous definition of each and every concept. Then only you can be a great mathematician. And our goal is to become a good mathematician, not a good calculator. समझे? क्योंकि कैलकुलेटर तो आप पैसे से भी खरीद सकते हैं। अगर आपको ऐसा इंसान बनना है जिसे पैसे से खरीदा जा सके तो फिर तो आप ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो कहने का क्या मतलब है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रोसीडिंग टर्म। और इससे पहले ना मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। वो चीज ये है कि मान लो मैंने एक बहुत बड़ा ना ऐसे डब्बा बना दिया। क्या बना दिया? डब्बा। और डब्बे में मैंने कुछ सीक्वेंसेस लिख दी। एक सीक्वेंस मैंने लिख दी अपना प्राइम नंबर्स वाली जो सीक्वेंस है, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। एक तो मैंने ये सीक्वेंस लिख दी, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये वाली भी सीक्वेंस लिख देते हैं, 3 9 12 15 और 18 एंड सो ऑन। मैंने कहा ये भी ठीक है। अच्छा, एक और सीक्वेंस लिख दो, 2 4 8 और 16 और 32 एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये भी लिख दो, 1 1 2 और 3 5 एटसेट्रा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। वी हैव दीज टू एज आवर प्रोग्रेशन। ठीक है, ये प्रोग्रेशन है बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी? इट इज अ सीक्वेंस दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉ एंड दीज आर फॉलोइंग अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉ। और यहाँ पे देखोगे ना आप, दीज आर नॉट फॉलोइंग एनी मैथमेटिकल लॉ, दीज आर सिंपली द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिबोनाची सीरीज की तो अभी थोड़ी देर के लिए हम बात ही नहीं करते। दीज आर द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पे से आपको एक बात समझ में आई? बहुत बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। इन चीजों को हम स्किप कर देते हैं बट ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऑल सीक्वेंसेस आर नॉट प्रोग्रेशंस। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? ऑल सीक्वेंसेस आर नॉट प्रोग्रेशन। ऐसी सीक्वेंसेस भी होती हैं जो कि प्रोग्रेशन नहीं होती। सीक्वेंसेस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस होता है और इस बात को आप जितना अच्छे से समझ लें उतना अच्छा है। all sequences are not progression, but all progressions are sequences. All progression are sequences. Because sequences की definition ये होती है कि it is an ordered list of numbers that follow a specific rule. तो यहाँ पे आपकी जो प्राइम नंबर्स की लिस्ट है ना वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि प्राइम नंबर्स का रूल है ऐसा नंबर जो केवल 1 से डिवाइड होता हो और अपने आप से डिवाइड होता हो, तो वो दैट इज अ रूल। बट दैट इज नॉट अ मैथमेटिकल रूल दैट कैन बी अप्लाइड टू जनरलाइज द टर्म्स। ये डिफरेंस है सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव फर्दर। और जहां पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिस्कशन कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है जहां पे हर टर्म को हम ला सकते हैं, किसी भी टर्म की किसी भी प्रोसीड
टर्म को सॉरी इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है छोटी सी। प्रीसीडिंग टर्म पी आर, मतलब ये समझना कि मैंने इसकी एक टर्म बना दी वन, ठीक है, तो ये मैंने मान लो इसकी पहली टर्म बता दी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया टू, तो ये हमारा आ गया थ्री। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया ए टू प्लस टू, तो ये हमारा आ गया फाइव। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया ए थ्री प्लस टू, तो ये हमारा आ गया सेवन। समझे मेरी बात को? इसे बोलते हैं भाई प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है, वेयर ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ स्पेसिफिक नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। उससे पहली वाली टर्म में अगर मैं एक नंबर ऐड कर दूं, एक स्पेसिफिक नंबर ऐड कर दूं, तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। समझे मेरी बात? और अगर इसे मैं जनरल टर्म की फॉर्म में लिखना चाहूँ ना, ए एन वाली टर्म की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं कह सकता हूँ ए एन इक्वल्स टू डी प्लस ए एन माइनस वन। ए एन माइनस वन में मैंने एक टर्म को ऐड किया डी को, और वहां से मेरे को ए एन मिल गई। समझे मेरी बात को? इस तरीके से होता है डिस्कशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया, देखो टू में हमने थ्री ऐड किया है ना, ए वन वॉज टू, राइट, ए टू वॉज टू प्लस थ्री, विच इज ए वन प्लस थ्री, दैट इज फाइव। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ए थ्री वॉज फाइव प्लस थ्री, दैट इज ए टू प्लस थ्री, दैट इज एट। समझे मेरी बात को? समझ रहे हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भैया ये, इसी को एपी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। उससे पहली वाली टर्म में, है ना, एक हम फिक्स्ड टर्म, एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दे, तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। समझे मेरी बात को? तो चलो अब देखते हैं। मैंने आपको कुछ जनरल टर्म्स दे दिए हैं एपी की, और वहां से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जरा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बताओ फटाफट, है ना। तो पहली टर्म हमने दे दी है ए एन इक्वल्स टू थ्री एन माइनस वन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन सिंपल है, जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर गिवन बिलो, राइट द फाइव टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस एंड डिटरमाइन वेदर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। क्योंकि भाई मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, बट हर एक सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है कि वो एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जो कि पिछली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से उसकी अगली टर्म मिल जाए। समझे मेरी बात को? तो अब हम क्या करेंगे कि सीरीज बनाएंगे, और सीरीज बना बना के हम देखेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, है ना। तो पहली टर्म हमारे पास आ गई थ्री एन माइनस वन। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया है। अब इसको चेक करने के लिए हम बस चार टर्म निकाल लेंगे शुरुआत की, और उसी के बाद हम देख लेंगे कि क्या हिसाब है, ये एपी में बन रहा है या एपी में नहीं बन रहा है। तो थ्री इंटू वन माइनस वन, थ्री इंटू टू माइनस वन, थ्री इंटू टू माइनस वन, थ्री इंटू थ्री माइनस वन, थ्री इंटू फोर माइनस वन। मैंने कहा थ्री वन जा थ्री, थ्री माइनस वन टू, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस वन एट, और थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस वन इलेवन। और ये तो भाई बहुत प्यार से दिख रहा है कि टू में हमने थ्री ऐड किया तो फाइव आ गया, फाइव में हमने थ्री ऐड किया तो एट आ गया, और एट में हमने थ्री ऐड किया तो 11 आ गया। यानी कि पिछली वाली टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास अगली टर्म आ जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि यस, है ना, वाई ई एस, यस, जी हाँ, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चंद्र बिंदु लगती है ना हाँ में, हाँ, आ की मात्रा के ऊपर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। ए एन इक्वल्स टू फाइव प्लस टू इंटू एन माइनस वन। क्या है दूसरा? ए एन इक्वल्स टू फाइव प्लस टू इंटू एन माइनस वन। वेरी नाइस। ए एन इक्वल्स टू फाइव प्लस टू इंटू एन माइनस वन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना यार, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो ताकि हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये बेसिकली क्या है, टू वन प्लस थ्री है ये। मैंने कहा ठीक है, ए एन इक्वल्स टू टू वन प्लस थ्री है, तो फटाफट से ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर निकाल दो, और हम यहाँ पे से जो है अपना सीक्वेंस निकाल के हम इसको चेक कर लेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो मैंने कहा टू वन जा टू, है ना, टू वन जा टू, और प्लस थ्री यानी कि फाइव हो गया, है ना। फिर मैंने कहा टू टू जा फोर, और प्लस थ्री यानी कि सेवन हो गया। फिर मैंने कहा टू थ्री जा सिक्स, और प्लस थ्री यानी कि नाइन हो गया। फिर मैंने कहा टू फोर जा एट, और प्लस थ्री यानी कि इलेवन हो गया।
तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 में मैंने 2 ऐड किया 7 आ गया, 7 में मैंने 2 ऐड किया 9 आ गया एंड 9 11 मतलब 9 में 2 ऐड किया तो 11 आ गया, है ना? तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो तो प्रीसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके अगली टर्म ले आ रहे हैं। प्रीसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके अगली टर्म ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप बड़े-बड़े शब्दों में लिख सकते हो YES, दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब तीसरे को देखते हैं, एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, है ना? ये तो वैसे ही देखने में गंदा सा लग रहा है यार, है ना? ये तो मुझे लग नहीं ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, बट चलो देख लेते हैं। एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो अब इसकी फटाफट से ए वन, ए टू, ए थ्री और ए फोर निकाल के बता दो और चेक कर लेंगे हम उसी टाइम पे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। वन का स्क्वायर तो वन होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फोर का स्क्वायर 16 होता है। यार जब मैं बच्चा था ना, तब मेरी मम्मी ने क्या किया था कि उन्होंने एक शीट बनाई थी। उस शीट में उन्होंने एक से लेकर के 1 टू 30 तक उन्होंने स्क्वायर्स लिखे थे और 1 टू 20 तक उन्होंने क्यूब्स लिखे थे और वो बिठा के मेरे को याद करवाए थे यार। और क्या हुआ कि मैं उनको भूल गया। बट ठीक है, मतलब ये वो होता है जब आप बोर्ड्स का एग्जाम वगैरह देने जाते हो ना 9th 10th में फिर 12th में, तो आपको ये छोटी-छोटी चीजें याद होती होने से क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। तो फिर आप अब जो मेन काम होता है मैथमेटिकल थिंकिंग का, उस पे काम कर पाते हैं, आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। बट फिर ठीक है, अब इस पॉइंट पे आकर के हमें पढ़ाना ही है तो ये छोटी-छोटी चीज़ें याद रख के हम क्या करेंगे, ये आप याद रखिए। बाकी आपको तो मैं रिकमेंड करूँगा कि स्क्वायर्स भी याद करो भाई, क्यूब्स भी याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो मेरे को एक बात बताओ, जो हमारी सीक्वेंस बन के आ रही है, वो आ रही है 1, 4, 9 और 16, है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ ये एपी है क्या? 1 में अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूँ और अगर मैं 4 में 3 ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास 7 आएगा या तो 9 आ रहा है। तो मुझे 4 में 5 ऐड कर जाना पड़ रहा है और 9 में मेरे को क्या ऐड कर जाना पड़ रहा है? 7 ऐड कर जाना पड़ रहा है भाई। ये तो एपी है ही नहीं, ये तो फिक्स्ड नंबर ऐड नहीं हो रहे ना। फिक्स्ड नंबर ऐड होते हैं तभी तो एपी बनता है। तो इसको मैं बहुत बड़े-बड़े शब्दों में लिख सकता हूँ एनओ नो, है ना? नो, 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 नो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एएन इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। तो फोर्थ में आपके पास है एएन इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू एन माइनस 1। लेट मी चेक। 12 माइनस 3 इंटू एन माइनस 1, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 माइनस 3 एन प्लस 3 हो जाएगा ये, यानी कि 12 प्लस 3 15 माइनस 3 एन आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, A1, A2, A3, A4 4 टर्म इसकी निकालनी है। आओ फटाफट निकाल लेते हैं। 15 माइनस सॉरी 15 15 माइनस 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा ये? 15 माइनस 3 आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो 12 हो जाएगा ना? अच्छा बहुत बढ़िया यार। 15 माइनस 3 इंटू 2, तो आप बताओगे सर 3 2 है ना, क्या होता है? 6 होता है। अरे वाह! तो ये तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर मैंने कहा ये बताओ कि 15 माइनस 3 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा? 15 माइनस 9, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर मैंने कहा 15 माइनस 3 इंटू 4, तो वो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा? 3 बच जाएगा भाई ये। अरे तो मेरे को एक बात बताओ यार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन तो ये थी ना कि एक फिक्स्ड नंबर इसमें ऐड करना है, बट ये तो घट रहा है, तो इसमें कोई पॉजिटिव नंबर तो ऐड हो नहीं रहा होगा। पॉजिटिव नंबर अगर ऐड होता तो वैल्यूज इंक्रीज होती है एज द टर्म्स इंक्रीज, बट द वैल्यूज आर डिक्रीजिंग विद द टर्म्स, मतलब कोई नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है अब नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना? अब क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये बताओ? फिर मुझे तो लगता है 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना? 12 माइनस 9 3 आ रहा है, फिर 9 माइनस 3 6 आ रहा है और फिर 6 माइनस 3 जो है आपका क्या आ रहा है? 6 माइनस 3 आपका 3 आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये एक्चुअली ना 12 प्लस माइनस 3 है, 9 प्लस माइनस 3 है और 3 प्लस माइनस 3 है, और मैंने इसे प्लस माइनस 3 इसलिए लिखा बिकॉज़ आई वांट टू शो द सिग्निफिकेंस दैट द डेफिनिशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज always going to be the same, and it is going to be that the arithmetic progression is a sequence in which the each consequent term is obtained by adding a fixed number to its preceding term, and the fixed number that is added to the term can be positive, can be negative or can be zero also. हाउएवर यहाँ पे एक बात हमें दिखती है, अगर पॉजिटिव होगा तो एपी इंक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा तो एपी डिक्रीज करेगा और जीरो होगा तो भैया फिर तो वो कांस्टेंट एपी बन जाएगा ना फिर। देखो जीरो भी एक फिक्स टर्म है लेकिन फिर वो कांस्टेंट एपी बन जाएगा, फिर उसमें कुछ भी ऐड करो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ से अच्छा एक और सवाल रह गया ना मेरे पास। हाँ, an इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, यार ये भी गंदा सा लग रहा है, मुझे लग तो नहीं रहा ना, यहाँ पे बड़ा सा यस लिख देते हैं, है ना? यस लिख देता हूँ, भूल ही गया था। तो पांचवा जो हमारे पास वो है an इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, जरा इसको भी देख लेते हैं, फटाफट से डाल दो।
A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पे अगर आप डालोगे 2 की पावर 1 जो है 2 हो जाती है, 2 की पावर 2 4 हो जाती है, 2 की पावर 3 8 हो जाती है और 2 की पावर 4 16 हो जाती है। तो ये जो आपको सीक्वेंस बनता दिख रहा है 2 4 8 16, यहाँ पे यार आपको साफ-साफ दिख रहा है, यहाँ पे तो आप 2 ऐड कर रहे हो, यहाँ पे आप 4 ऐड कर रहे हो और यहाँ पे आप जो है 8 ऐड कर रहे हो। है ना? तो ये तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ द number being added to its proceeding term to obtain the particular term is not a fixed number, है ना? पहले तो 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो जा रहा है। तो ये तो कोई सेंचुरी बनाता, सो दिस इज़ नॉट एन एपी, दिस इज़ नॉट एन एपी। और इन्हीं 5 क्वेश्चंस को करवा के ना मैं एक बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन पे आना चाहता हूँ, एक वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन पे। और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज़ ऑलवेज लीनियर। एपी की जनरल टर्म हमेशा लीनियर होती है मेरे भाई, हमेशा लीनियर होती है। यहाँ पे ध्यान से देख लो, जहाँ-जहाँ पे आपने देखा ना लीनियर टर्म, जहाँ-जहाँ पे आपने देखा, देखो यहाँ पे ये टर्म लीनियर है, तो आपका एपी आ गया, है ना? यहाँ पे देखा आपने टर्म लीनियर है, तो आपका एपी आ गया, है ना? यहाँ पे देखा आपने टर्म लीनियर है, यहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे देखा आपने टर्म लीनियर है, यहाँ पे भी एपी आ गया। यहाँ पे टर्म लीनियर नहीं थी, 2 की पावर n में थी, एक्स्पोनेंशियल टर्म थी, तो यहाँ पे एपी नहीं आया। यानी कि जहाँ-जहाँ टर्म लीनियर है, वहाँ-वहाँ जनरल टर्म एपी वहाँ-वहाँ की जो जनरल टर्म आपकी लीनियर होगी, तो वहाँ-वहाँ वो सीक्वेंस एपी होगी, है ना? और ये पी जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं चलो। कॉमन डिफरेंस इज़ अ फिक्स्ड नंबर दैट इज़ एडेड टू ईच टर्म टू गो टू इट्स नेक्स्ट टर्म। अरे भाई, मैंने एपी की आपको डेफिनिशन बताई तो थी कि किसी भी टर्म को अगर आपको निकालना है, उससे पिछली वाली टर्म में से आप कॉमन डिफरेंस उसका मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दो, है ना? और उसी फिक्स्ड नंबर को हमने नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस का, और कुछ नहीं। नथिंग न्यू इन हियर, है ना? एवरीथिंग इज़ वेरी ओल्ड। बट आप समझ गए अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है ना? अब देखो, मैं आपको अगेन एक बात बताना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट कर सकता था भाई इसी चीज़ से, एपी होता है 1 2 3 4 5, कॉमन डिफरेंस इसमें 1 आ जाएगा, चलो जनरल टर्म निकालो और फॉर्मूले लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। बट हमें वो नहीं करना यार, हमें समझना है सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जनरल टर्म का क्या सिग्निफिकेंस होता है और फिर कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये सही तरीका है समझने का चीज़ों को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो यार, है ना? वीडियो तो वीडियो ही है। तो चलो, एक बहुत प्यारा-सा सवाल आपके सामने पेश हो रहा है। 8th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 29 एंड द 9th टर्म इज़ 34, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वो कह रहा है कि 8th टर्म जो है 29 है और 9th टर्म जो है वो 34 है और ये दोनों एपी की टर्म्स हैं। अरे एपी की टर्म्स हैं, तो अगर आपको 9th टर्म चाहिए तो आपको 8th टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा और उसी को तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपल क्या करोगे, 9th टर्म में से 8th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और 9th टर्म और 8th टर्म की आपको दोनों की वैल्यू दे रखी है, 34 माइनस 29 आपका 5 आ जाएगा, 5, 5, है ना? हाउ मेनी फिंगर्स आर इन योर हैंड? योर हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, वेरी नाइस, ओके। 5th term of an arithmetic progression is 18 and 13th term is 50, find the common difference। 5th term is 18, है ना? एक सेकंड, A5 is 18 and A13 is 50। अब मेरी बात ध्यान से समझना यार, क्योंकि अभी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं सीखा है, तो वी विल एक्चुअली डू दिस फ्रॉम अ लेंथी मेथड और वहां से मैं आपको समझाऊंगा कि उस फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस क्या होती है और फॉर्मूला तो हम इवेंचुअली डिराइव भी करेंगे, समझेंगे ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से। तो ये A1, ये A2, A3, A4, ये A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। समझे मेरी बात? A13 आपको क्या दे रखा है? 50 दे रखा है, A5 आपको दे रखा है 18। तो यहाँ पे तो आपने 18 में कुछ ऐड किया होगा, है ना? अब K की जगह इसको D लिखना चालू कर देते हैं क्योंकि ये तो हमें पता चल गया ना कॉमन डिफरेंस है। फिर आपने कुछ और ऐड किया होगा। फिक्स्ड नंबर ऐड करते-करते आप पहुँचे होंगे ना इस तक। फिक्स्ड नंबर ऐड करते-करते आप 50 तक पहुँचे होंगे, है ना? फिर इसके बाद भी आपने एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया होगा तभी तो आप 50 तक पहुँचे। तो 18 में आपने कितनी बार एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया कि आप 50 तक पहुँचे भाई? कितनी बार किया? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार किया क्या आपने?
बताओ जल्दी से मेरे को। समझे ना 8 बार किया। अरे देखो यार यहाँ पे जो है आप A12 तक पहुँच गए प्लस डी ऐड करके, बट A12 में भी आपको डी ऐड करना पड़ेगा ना A13 तक जाने के लिए, तो आपने 8 बार ऐड किया ना कि 7 बार। 8 इज़ द करेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, 7 इज़ द रॉन्ग नंबर ऑफ टाइम्स। है ना? यू हैव नॉट एडेड 7 टाइम्स, यू हैव एक्चुअली एडेड 8 टाइम्स। ठीक है? तो 18 प्लस 8d इक्वल्स टू 50। तो 8d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 माइनस 18। 50 माइनस 18 कितना होगा भाई? 50 माइनस 18 आ जाएगा 32। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 डिवाइडेड बाई 8। और 8 का टेबल तो आपको बचपन से याद है, 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस इज 4। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4। समझे मेरी बात को? और इसको मतलब एक मैं ऐसा फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको जहां पे आपको फिर ये वाला खेल पूरा नहीं करना पड़ेगा, जहां पे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बट उस फॉर्मूला से पहुंचने से पहले हम एक इसका कोर मेथोडोलॉजी देखना चाहते हैं, इसका कोर मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, और वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? अब देखो वो क्या कह रहा है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब यार मैं ये तो मैंने आपको बताया था ना। देखो आपको ए एन दे रखा है, इसको ना हम ऐसा करते हैं सिंपलीफाई, पिछले पेज पे ही कर लेते हैं। आपको ए एन दे रखा है 7 प्लस 4n-1, राइट? तो ब्रैकेट को खोल दो जरा। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 4n-4। तो ये आ जाएगा आपका पास 4n+4 5 6 7, 4n+3 आ जाएगा। ठीक है ना? ए एन जो जनरल टर्म आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 4n+3। नो डाउट इन दैट, है ना? डाउट, यार डाउट में बी को क्यों साइलेंट कर देते हैं, है ना? क्यों साइलेंट होता है डाउट में? बताओ जरा हमको। 4n+3 आ गया आपका जनरल टर्म। योर जनरल टर्म इज 4n+3। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी टर्म को अगर आपको पाना है, उससे पिछली टर्म में आपको डी ऐड करना है। आपने कहा बहुत बढ़िया। ए एन का तो आपको फॉर्मूला पता है। अगर यहीं पे मैं आपसे बोलूं कि an-1 का फॉर्मूला बताओ, तो आप ये लिख दोगे 4 × n+1 और +3। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो 4n+4 + 3 यानी कि हो जाएगा 4n+7। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अब फटाफट से सब्स्टिट्यूट कर दो। 4n+7 इक्वल्स टू 4n+3 और प्लस डी। और यहाँ से जैसे ही आपको डी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल ये 4n+3 जो है आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो। तो 4n+7 और -4n और -3, तो +4n से -4n कट जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 7 - 3 दैट इज 4। है ना? तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब आगे चलते हैं और समझते हैं इस चीज को। ध्यान से देखना चीजों को, देखो। अब ना हम एक ऐसे पॉइंट पर जाने वाले हैं जहाँ पे हमारी मैथमेटिक्स थोड़ी सी रिगरस होगी। और रिगरस मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ता है चीजों को। ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ यार, अगर मैं आपको ना कोई एक ऐसा प्रोग्रेशन दे दूं, मान लो मैंने फर्स्ट टर्म मान ली 2, ठीक है, और मैंने कॉमन डिफरेंस मान लिया 7, तो आप प्रोग्रेशन बना सकते हो सिंपल। 2, 2 + 7 9, 9 + 7 आपका कितना हो जाएगा? 16, 16 + 7 आपका 23 एंड सो ऑन। और मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि फाइंड A3792 फॉर मी, तो क्या आप ये कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रिगरस आपका ये हो गया है ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रिगरस हो गया और इंट्यूटिवली आपको नहीं दिख रहा है ना। तो बहुत सारी डी बनाने वाला आपका जो अप्रोच है वो फेल हो जाएगी। अरे जैसे पिछला क्वेश्चन जब हमने बहुत सारी डी बना के कर दिया था ना, वो अप्रोच हमारी पास हो गई थी क्योंकि उसमें बस 8 ही बनाने थे। 3792 मतलब इतने सारे तो आप बनाओगे नहीं ना। तो इसलिए अब हम कुछ ऐसा सोचेंगे जहां पर हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए किसी भी टर्म का, फॉर एनी nth टर्म a n which depends on a, which depends on n and which depends on d। अगर हमें ऐसा फॉर्मूला मिल जाए तो a n और d की वैल्यू हमेशा पता होती है हमें, और हम फॉर्मूला डाल के आंसर निकाल लेंगे, है ना? फॉर्मूला में वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला डाल के नहीं निकाल पाएंगे। इस तरीके से जो है हमें एक फॉर्मूला की जरूरत है जहां पे जो हमारा जनरलाइज टर्म है ना, जनरलाइज टर्म ऑफ एन एपी दैट इज ए एन इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट टर्म ए, ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स n and on the common difference d। I hope you understand what I'm trying to say here. And that's how we reach to the formula that is the general term of an AP, that is an equals to a plus n minus 1 into d। और AP आपको लिखना आता है यार, a है ये पहली टर्म है, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो ये दूसरी टर्म हो गई, है ना? इसमें हमने एक और कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो ये तीसरी टर्म हो गई, इसमें हमने एक और कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो ये चौथी टर्म हो गई, एंड सो ऑन। है ना? दिस इज आर A1, दिस इज आर A2, दिस इज आर A3 एंड दिस इज आर A4। है ना? इसमें तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके बारे में हमें थोड़ी सी डिस्कशन कर देंगे। तो चलो भाई, डिस्कशन करने में तो हम बहुत आगे हैं। तो जरा सा मेरे को एक बात बताओ, ए वन आपकी क्या आई थी? ए वन आपकी आई थी ए, राइट? हमने एज्यूम किया था ए वन इज ए। ए टू क्या आई थी? ए टू आपकी सिंपल आई थी, आपने ए वन में डी ऐड किया था विच इज ए प्लस डी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को जरा ए थ्री बताओ, ए थ्री कितनी आई थी? ए थ्री में आपने ए टू में डी ऐड किया था, और ए टू प्लस डी कितना है? ए प्लस ए वन प्लस डी, यानी कि ए प्लस डी, और इसमें आपने एक और डी ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आया था ए प्लस टू डी। सुनने मेरी बात? अब A4 बताओ, A4 आपके पास कितना आया था? A4 आपके पास सिंपल आया था, आपने A3 में डी ऐड कर दिया। A3 आपके पास पहले से था A प्लस टू डी, तो A प्लस टू डी में आपने एक और डी ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया A प्लस थ्री इंटू डी। और मेरी बात समझना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको वन मान लेते हैं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इसको जीरो डी मान लेते हैं। तो यार ध्यान से देखना जरा, डी के कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनता दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे से अगर मैं आपको nth टर्म के बारे में पूछूं, nth टर्म क्या होगा, तो आप सिंपल बोलोगे भैया कि n माइनस वन टर्म में डी ऐड कर दो, तो मैं बोलूंगा बहुत सही बात है। n माइनस वन टर्म क्या होगी भैया? अब ध्यान से देखना, इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। देखो, कॉमन डिफरेंस के कोफिशिएंट्स को देखते चले जाओ। टर्म के फॉर्मूला में हर टर्म को मैंने ए और डी की टर्म्स में लिखा है। देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको मैंने ए और डी की टर्म्स में लिखा है, और हमने डी के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, तो ये जीरो वन टू थ्री बन गया, है ना? और यानी कि अगर मैं इसका बोलूं कि मुझे जीरो इज द coefficient of the first term, 0 is the coefficient of the common difference of the first term, 1 is the coefficient of the common difference of the second term, 2 is the coefficient of the common difference of the third term, 3 is the coefficient of the common difference of the fourth term। और ऐसे में आपसे पूछूं सवाल कि what is the coefficient of the common difference of the nth term, nth term के coefficient का common difference आप मेरे को common difference के coefficient आप मेरे को n minus वन ही तो बताओगे भैया। और यही एन माइनस वन आपका यहाँ पे आया है, और इसलिए हम बोलते हैं ये फॉर्मूला जो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, which is used to find the general term of an AP, is a very important formula to be remembered by heart। very important formula to be remembered by heart। इस फॉर्मूला को याद कर देना। और यहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो आपको पता ही है। ए क्या है? ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है ना? ए इज योर फर्स्ट टर्म। एन क्या है? एन इज योर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? एन इज योर नंबर ऑफ टर्म्स। और डी क्या है? डी इज योर कॉमन डिफरेंस। डी इज योर कॉमन डिफरेंस, है ना? कॉमन डिफरेंस। क्या बात है। तो अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, है ना? अब एक और कॉन्सेप्ट को मेरे को डिस्कस करना है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज nth टर्म फ्रॉम द एंड, है ना? और फॉर्मूला से पहुंचने से पहले ना, हम इस कॉन्सेप्ट को पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और आफ्टर दैट वी विल रीच टू द फॉर्मूला। ठीक है? तो चलिए चलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक एपी ले लिया, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब मैं बोलूं कि फ्रॉम स्टार्ट ना, इसकी जरा आप इंडेक्सिंग कर दो, फ्रॉम स्टार्ट, इसको आप टर्मिनोलॉजी दे दो जरा। ठीक है? तो मेरे को एक बात बताना, फ्रॉम स्टार्ट आप इसको बोल दोगे ए वन हो जाएगा, है ना? ये ए टू हो जाएगा, ठीक है? ये ए थ्री हो जाएगा, और ये ए फोर हो जाएगा, है ना? और ये ए फाइव हो जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब मैं कह रहा हूँ जरा फ्रॉम एंड देना जरा, है ना? फ्रॉम एंड करना है इसको, तो मैंने कहा फ्रॉम एंड भी कर देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, ये देखो, अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको टी वन कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये टी वन हो जाएगा, ये टी टू हो जाएगा, ये टी थ्री हो जाएगा, ये टी फोर हो जाएगा, और ये टी फाइव हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्ट इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। समझे मेरी बात? फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्ट इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, है ना? इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि सेकंड टर्म फ्रॉम स्टार्ट इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्ट इज द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट इज द सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। है ना? अगर आपसे मैं बोल दूं कि व्हाट इज द nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट,
nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट। तो ये आप कैसे बताओगे? और ध्यान से देखना, मैं इस चीज को दिखाऊंगा भी और मैं इसको समझाऊंगा भी। अब यहाँ पे होगा क्या कि अपने पास सीरीज तो हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब मेरे को बताओ इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ना? इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में 5 है ना? नंबर ऑफ टर्म्स आर 5, ठीक है। अब इस सीरीज की मुझे फर्स्ट टर्म बता दो जरा। तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट टर्म इस सीरीज की 2 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूँ जरा मुझे कॉमन डिफरेंस बता दो। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 1 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, है ना? ये 3 चीजें आपको पता चल गई। अब मैं कह रहा हूँ कि टेल मी द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीरीज। टेल मी द थर्ड टर्म। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे कि द फर्स्ट टर्म इज 2 और थर्ड यानी कि 3 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1, सो दिस विल बी 2 प्लस 2 दैट इज 4, और यही हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी, है ना? इस चीज में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कह रहा हूं कि थर्ड टर्म फ्रॉम एंड बताओ जरा। थर्ड टर्म फ्रॉम एंड बताओ। तो इसको जानने के ना दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका देखते हैं। देखो, पहला तरीका तो यह है कि आपको मैंने 2, 3, 4, 5, 6 दे दी। तो आप यहाँ पे से एक तो ये देख के बता सकते हो कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज आपका 6। ये तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड हो गया 6, सेकंड टर्म फ्रॉम एंड हो गया 5, और फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड हो गया आपका, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड हो गया आपका 4, ठीक है ना? थर्ड टर्म फ्रॉम एंड हो गया आपका 4, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंशियली आप ये भी कह सकते हैं कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बट अगर मैं यहीं पे ऐसे आपसे बोल दूं कि आप मेरे को जरा फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बताओ फिर, है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बताओ, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड के लिए आप क्या करोगे कि दिस इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, है ना? This is the first term from the end, this is the second term from the end, this is the third term from the end, so this will be the fourth term from the end. So fourth term from the end will actually be the first term from the beginning. क्या होगा? First term from the beginning. समझ रहे हो where this is going? Are you understanding where this is going? I hope you are able to understand where this is going. तो देखो, we will get into more detail about this, ठीक है। तो इस डिटेल में जाने के लिए हम थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, ठीक है। लेट एन एपी, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू एम, एंड मैं कह रहा हूं फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड। आप कहोगे भैया ये तो मेरे को समझ में आ गया, A1, A2, A3 ऐसे करके जो है आपको बतानी है AM, और यह कह रहा है कि nth टर्म फ्रॉम एंड आप निकाल के बताओ मेरे को जरा, है ना? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मुझे सेकंड टर्म फ्रॉम एंड बताओ, है ना? सेकंड टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा आपके पास कि AM है, यानी कि M माइनस वन, है ना? ये तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगा, फिर यहाँ पे AM माइनस वन होगा, तो ये सेकंड टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगा, है ना? ये तो हो जाएगा सेकंड टर्म फ्रॉम एंड। मैं बोलूं मुझे थर्ड टर्म फ्रॉम एंड बताओ, है ना? तो ये हो जाएगा A इंटू एम माइनस टू। मैंने कहा बहुत सही। मैं बोलूं मुझे फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड बताओ, तो ये हो जाएगा A इंटू एम माइनस थ्री, है ना? तो आप समझ रहे हो। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे nth टर्म फ्रॉम n बताओ, nth टर्म फ्रॉम n बताओ, तो ये पता है क्या होगा? ये होगा a इंटू एम माइनस एन माइनस वन। यही तो हो रहा है यार। अरे टू के लिए वन आ गया, थ्री के लिए टू आ गया, फोर के लिए थ्री आ गया, तो n के लिए एन माइनस वन ही तो आएगा। यानी कि a ऑफ m माइनस एन माइनस वन, और ये माइनस खोल देंगे तो ये हो जाएगा a ऑफ m माइनस एन प्लस वन, है ना? और यहीं से मैं कह सकता हूं कि nth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू m माइनस n प्लस वनथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, वनथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। ये हो जाएगा। आप समझ में आई मेरी बात की नहीं? समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई ना? अब देखो, एक और तरीका है इस चीज को समझने का। क्या तरीका है? आओ देखते हैं। मान लो मैंने आपको सीरीज दे दी 2, 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब देखो मैं ये सिंपल सीरीज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना आपको समझाना है, ठीक है। बाकी डेलिबरेट प्रैक्टिस हम करेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है, बट अभी मेरे को बस आपको समझाना है। तो मेरे को जरा ये बताओ इसकी लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म इसकी 5 है ना? बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इसकी 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इसकी है 5, है ना? और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इसका 1 है ना? ये सब चीजें आपको मिल गई हैं। मेरे को बताओ, मुझे जानना है थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। थर्ड टर्म फ्रॉम थर्ड टर्म ही नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे को जानना है सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, है ना? सेकंड टर्म फ्रॉम एंड। तो सेकंड टर्म फ्रॉम एंड के लिए आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये आप सिंपल ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे हम यहाँ पे 1 ऐड करते जा रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ पे +1 +1 +1 करते जा रहे हैं ना इस डायरेक्शन में जाने के लिए, उसी प्रकार से सिमिलरली वी कैन आल्सो सबट्रैक्ट 1, वी कैन आल्सो subtract 1 to go in the opposite direction, and this will still be an arithmetic progression because the constant number is being subtracted. No matter if it is positive or negative or zero, the constant number is being subtracted. So this is a arithmetic progression. तो इस तरफ जाओगे तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो तो प्लस डी हो जाएगा, विच इज +1। और इस तरफ जाओगे तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस डी हो जाएगा, विच इज -1। मेरी बात समझ में आई? तो दूसरा मेथड ये कहता है कि लास्ट टर्म में से डी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं कहा सही है यार, है ना? A1 फ्रॉम लास्ट में क्या करोगे आप? डी सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, L माइनस डी कर दो। मैंने कहा लास्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म निकालनी है तो L माइनस 2D कर लो, है ना? L माइनस 2D कर लो। समझ में आया क्या कह रहे हैं? सॉरी सॉरी, फर्स्ट टर्म, एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड बताओ जरा। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड तो आपकी 5 होगी ना, विच इज एल। अब मैं कह रहा हूँ सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड बताओ, तो सेकंड टर्म आपकी 4 हो जाएगी, विच इज एल माइनस टी, राइट? अब मैं कह रहा हूँ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड बताओ, तो वो आपकी 3 हो जाएगी, विच इज एल माइनस 2D, राइट? तो यहाँ पे आपको फिर से दिख गया होगा अब आपका जनरल वाला, है ना? यही काम तो हमने पहले भी किया था जब हम एपी की जनरल टर्म निकाल रहे थे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि nth टर्म फ्रॉम एंड चाहिए मुझे, nth टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगी? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। और यही हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इसी को मैंने समराइज कर दिया था और इसी का मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। समझ में आ गया? अब एक सवाल आपके पास पेश होता है। सवाल पेश होता है, सवाल कुछ इस प्रकार है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एल इक्वल्स टू -40, है ना? डी इसका क्या है? 17 माइनस 14, दैट इज -3। ठीक है ना? 17 माइनस 14 दैट इज -3। फॉर्मूला डालो, एल इक्वल्स टू, सॉरी, ए एन इक्वल्स टू एल माइनस 1, ए एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, विच इज -40 माइनस एन माइनस 1, है ना? यानी कि सिक्स टर्म निकालनी है आपको, A6 निकालनी है। तो 6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका -3 आ गया। तो यह आ जाएगा आपका -40 माइनस 5 इंटू -3, विच इज -40 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा आपका? -25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे फटाफट बता दो, है ना? अच्छा, यही नहीं, ये तो हमने दूसरा मेथड यूज किया। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं पहले मेथड से भी सॉल्व करूँ, तभी तो मजा आएगा यार। पहले मेथड से सॉल्व होगा, दूसरे मेथड से सॉल्व होगा और सेम आंसर आएगा, तभी तो मजा आएगा। तो इसका पहला मेथड भी हम देख। अब देखो इसमें जो अपने एपी दे रखा है ना, 17 14 11 करके, 17 14 11 से लेकर के जो -40 तक जो है इसका एपी जा रहा है, -40 तक जो है इसका एपी जा रहा है, इसमें फर्स्ट टर्म जो आ रही है ना भैया वो 17 आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सेकंड टर्म जो आ रही है वो इसकी 14 आ रही है। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसका 14 माइनस 17, तो ये तो -3 हो जाएगा ना भैया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आप n मान के चल रहे हैं, तो ये तो -40 आ रही है, तो आप n की वैल्यू निकालनी है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो ये लगा दो फॉर्मूला फटाफट से। -40 इक्वल्स टू 17 माइनस 3n और +3, और ये हो जाएगा -40 इक्वल्स टू 20 माइनस 3n, और यहाँ पे से
एन की वैल्यू जो है आपकी 20 आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। एन की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। अरे 3n यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -40 यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3n इक्वल टू 60 आएगा, एन की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म भी हमारे पास आ गया 20। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूँ सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड है, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड इज बेसिकली 20 माइनस 6 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। यही तो होता है भाई, टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ऐसे ही तो होता है। और 20 माइनस 6 प्लस 1 कितना हुआ, 15th, 15th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। आप समझ रहे हो मैं ऐसे किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, 15 टर्म फ्रॉम स्टार्ट। और 15 टर्म फ्रॉम स्टार्ट अगर आपको निकालना है तो आपके पास जो है ए बी है ना, ए बी है और डी भी है, आप सिंपल से डाल के निकाल सकते हो। ए कितना है आपके पास, ए 17 है और डी -3 है। मैंने कहा ए 17 है और डी -3 है, निकाल के देख लो। ए 15 इक्वल्स टू ए प्लस 14 डी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा 17 प्लस 14 इंटू -3, यानी कि 17 और -42। तो इसको करके देख लेते हैं फटाफट से, 42 -17 है ना, तो ये तो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3, तो -25। यहाँ पे देख लो, पहले मेथड से आपका क्या आया था, पहले मेथड से आया था आपका -25, दूसरे मेथड से भी आपका -25 आ गया। तो इस तरीके से जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि आप nth टर्म ऑफ एन एपी भी निकाल सकते हैं, है ना, आप nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिडल टर्म ऑफ एन एपी के बारे में, है ना। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। मैंने सोचा था कि एक लेक्चर में हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, बट अब लंबा हो जाएगा, तो इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अभ्यास जो हम अगले लेक्चर में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है अपने पास। सो मिडल टर्म ऑफ एन एपी आपको निकालना है। ठीक है, तो सवाल ये है कि मैंने आपको फाइनाइट एपी दे रखा है एक, है ना, मैंने आपको फाइनाइट एपी दे रखा। अब ये एपी तो मैंने इतनी बार यूज कर लिया है ना, ये एपी तो मैंने इतनी बार यूज कर लिया है, 2 4 6 8 10, कि आपको इसका फर्स्ट डिफरेंस तो याद ही हो गया है ना। फर्स्ट डिफरेंस तो इसका ए बराबर, फर्स्ट टर्म आपको याद हो गया, ए बराबर 2, कॉमन डिफरेंस हो गया इसका डी बराबर 2। और आप कह रहे हो भैया किसको पागल बना रहे हो, 2 का टेबल ही तो है। मैं कहा हाँ भैया सही कह रहे हो, 2 का टेबल ही है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 5 है। मैंने कहा इसका मिडल टर्म बताओ जरा, है ना। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो मैं कहा भैया तीतर तो 5 हो गए, और इसका जो मिडल टर्म आ गया वो आ गया A3, है ना, मिडल टर्म आ गया इसका A3। अब मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ ऐसी सीरीज दे दूं 2 4 6 8 10 12, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कितने वो आ जाएंगे। ये तो भैया दिक्कत वाली बात है ना, दिक्कत वाली बात हो गई ये तो, क्योंकि इसमें तो 2 टर्म बनानी पड़ेंगे ना हमें मिडल, है ना। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, नंबर ऑफ टर्म 6 थी, 1 2 3 4 5 6। तो जहां पे नंबर ऑफ टर्म आपको ऑड मिल रहा है, वहां पे मिडल टर्म आपकी पता है कौन सी होगी, मिडल टर्म आपकी होगी n+1/2th टर्म। ठीक है, अरे भाई जहां पे आपके पास ये था 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे पास आपके n की वैल्यू 5 थी ना, तो ए मिड क्या आई, ए मिड आपकी 3 आई, और 3 क्या होता है भैया, 5+1/2 ही तो होता है 3, है कि नहीं। तो ये आपकी n+1/2 टर्म आई कि नहीं, मिडल टर्म वाली। और सिमिलरली मैं कह रहा हूं अगर n की वैल्यू इवन होगी, तो मिड की टर्म जो आएंगी दो आएंगी, है ना। ए m1 जो आएगी, एक तो वो आ जाएगी जो है n/2th टर्म, है ना। और एक जो m2 आएगी ना, जो दूसरी मिडल टर्म आएगी ए m2, वो आएगी आपकी n/2 प्लस 1th टर्म, समझना। क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको जो एपी बताया था ना, 2 4 6 8 10 12, उस एपी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 6 8 ये मिडिल टर्म आ गई। और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना था, 6 था ना, तो 6/2 जो है आपका पहला, तो थर्ड टर्म मिडल वाली आ गई, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म मिडल वाली आ गई। और फिर आपके पास n/2 प्लस 1, यानी कि 6/2 प्लस 1, विच इज 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे आपकी फोर्थ टर्म मिडल वाली आ गई, समझे। तो यहाँ पे मैंने इसको समराइज करके लिख दिया बहुत अच्छे से, है ना। आगे लिखा पीछे लिखा, पीछे लिख दिया था। फॉर एन इनफाइनाइट, सॉरी, फॉर अ फाइनाइट एपी विद एन नंबर ऑफ टर्म्स, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड,
n plus 1 by 2 term is the middle term, and if the number of terms are even, nth term and the n plus 2 plus 1 term are the middle terms. समझ गए इस बात को? इस बात को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर लिया, है ना? इसी के साथ एक सवाल कर लेते हैं, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी। अब देखो आपको ये नहीं पता कि इसमें इवन है या ऑड है, तो मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? अगर एज्यूम कर लें हम नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो मैं ये कह सकता हूँ 216 दैट इज द nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका? 13 माइनस सिक्स, है ना? 13 माइनस सिक्स कितना होता है यार? 13 माइनस सिक्स कितना होता है? तो 7 होता है ना? n माइनस वन इंटू सेवन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सो 210 बराबर 210 बराबर n माइनस वन इंटू सेवन, है ना? सो n माइनस वन इक्वल टू सेवन, थ्री जा 21, तो 30 आ गया, और n की वैल्यू जो है यहाँ पे 31 हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, n की वैल्यू तो आपकी 31 हो गई। n क्या आ गया? n आपका ऑड आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, n ऑड आ गया। n ऑड आ गया तो मिडल टर्म जो होगी, मिडल टर्म हमारी एक ही होगी, और वो कौन सी होगी? n प्लस वन बाई टू टर्म होगी, यानी कि 31 प्लस वन बाई टू टर्म विच इज 32 बाई टू टर्म, दैट इज द 16th टर्म। तो 16th टर्म जो होगी आपकी A16, दैट विल बी द मिडल टर्म। ए मिड जो होगी ना आपकी, वो हो जाएगी A16। समझे कि नहीं? ए मिडल टर्म आपकी हो जाएगी A16। और इसी के साथ अगर आपको मिडल टर्म कैलकुलेट करनी है, तो ये आपकी हो जाएगी, ए तो है आपका 6, है ना? कॉमन डिफरेंस आपका 7, 6 7, और जो आपको n की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 16। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो आराम से। ए 16 इक्वल्स टू ए प्लस 15 डी, है ना? n माइनस वन इंटू डी वाला जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा करके। सो ए 16 इक्वल्स टू 6 प्लस 15 इंटू सेवन। 15 का टेबल तो याद ही होगा आपको, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, तो 6 प्लस 105, और ये हो गया आपका 111। A16 इक्वल टू 111। और इसी के साथ आप समझ गए हैं कि मिडल टर्म को कैसे निकालते हैं, nth टर्म को कैसे निकालते हैं, है ना? सीक्वेंस क्या होता है? एक बार समरी ले लेते हैं पूरा, है ना? क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है अपने पास, तो करते रहेंगे। इससे आप होमवर्क में कर लाना, और एक बार मैं आपको समरी दे देता हूँ। उसके बाद जो है हम अगले सेशन में जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो समरी क्या है देखो, समरी ये है कि जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का जो आपका फॉर्मूला है, वो है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना? और जो आपका एंड टर्म वाला जो फॉर्मूला है ना, nth टर्म फ्रॉम द एंड वाला, nth टर्म फ्रॉम द एंड वाला जो है वो आपका l माइनस n माइनस वन इंटू डी, है ना? और मिडल टर्म के लिए जो है, अगर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो n प्लस वन बाई सेकेंड टर्म जो है वो आपकी हो जाएगी, n प्लस वन बाई टू टर्म जो है आपकी मिडल टर्म हो जाएगी। और अगर इवन है, तो दो मिडल टर्म आएंगी आपकी, एक तो n बाई टू टर्म, और एक n बाई टू प्लस वन टर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल।